सबसे सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें हो रही है ये ईवीएम्स की वजह से। हमारे बहुत सारी क्लासेज ऐसी हो गई है जहाँ पे हमारी क्लास नहीं लग पा रही क्योंकि सारी ईवीएम्स वहीं पे रहती है और ये ना इंफ्रास्ट्रक्चर को भी खराब कर रही है क्योंकि दरवाजे लग रहे हैं लोहे वाले और दूसरा ईंटें लग रही है और दूसरा सर कुछ दिनों से इलेक्शन ड्यूटीज़ वाले वर्कर्स आ रहे हैं। जी सर, एक तो कोरोना का भी लंबे अंतराल के बाद महाविद्यालय खुले हैं लगती है, तो अब जब आ रहे हैं, पिछले कल भी देखा भी बहुत से ट्रक वगैरह आ रहे हैं जब सामान वगैरह। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू इकाई ने उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमारी ये स्पष्ट मांग थी कि महाविद्यालय से जो ईवीएम्स बहुत लंबे अंतराल से यहीं रखी गई है इनको हटाया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी के इस लंबे अंतराल के बाद जहां एक तरफ कॉलेज खुले हैं जिससे छात्रों को एक सुनहरा मौका मिला है पढ़ाई करने का, तथा ये ईवीएम जो है इसको प्रभावित कर रही है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज के ऐसे अध्ययन कक्षाएँ हैं जहाँ पे ये ईवीएम्स रखी गई है जिससे छात्रों के अध्ययन में परेशानी आ रही है। और कुछ एक जो इलेक्शन के कर्मचारी है वो कोरोना के नियमों को फॉलो ना करते हुए वहाँ पे आते जा रहे हैं, जिससे वहाँ के छात्रों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमारी उपायुक्त महोदय से यही मांग है कि इन ईवीएम्स को यहाँ से हटा के किसी और जगह पर स्थानांतरित किया जाए, यही हमारी मांग है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू इकाई ने उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा, जिसमें हमारी ये स्पष्ट मांग थी कि महाविद्यालय से जो ईवीएम्स बहुत लंबे अंतराल से यहीं रखी गई है इनको हटाया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी के इस लंबे अंतराल के बाद जहां एक तरफ कॉलेज खुले हैं जिससे छात्रों को एक सुनहरा मौका मिला है पढ़ाई करने का, तथा ये ईवीएम जो है इसको प्रभावित कर रही है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज के ऐसे अध्ययन कक्षाएँ हैं जहाँ पर ये ईवीएम्स रखी गई है जिससे छात्रों के अध्ययन में परेशानी आ रही है। और कुछ एक जो इलेक्शन के कर्मचारी है वो कोरोना के नियमों को फॉलो ना करते हुए वहाँ पे आते जा रहे हैं, जिससे वहाँ के छात्रों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमारी उपायुक्त महोदय से यही मांग है कि इन ईवीएम्स को यहाँ से हटा के किसी और जगह पर स्थानांतरित किया जाए, यही हमारी मांग है। मैंने आपको बोला ना, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। हम सब मिलजुल कर एकजुट होकर इस चुनाव को जीतकर और अपने सरकार की झोली में डालेंगे, जिन्होंने महिला को एक इतना बड़ा एज दिया। और ये आधी जीत तो मेरी इसी से हो जाती है कि एक महिला टिकटार्थी को टिकट मिला है। और मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा समस्त जुबल नारकोटखाई की जनता से कि इस बेटी को, एक साधारण घर की एक जो लड़की है और पार्टी लाइन से ऊपर उठ के आप उसको सपोर्ट करें। और खासकर विशेषकर महिला जो मतदाता है, मेरा उनसे विनम्र अनुरोध रहेगा आपके माध्यम से कि अपनी इस बहन बेटी की इज्जत, आज तक हम सुनते आए थे, पढ़ते आए थे और करते भी है कि महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पे ये चीज़ उतारी है, इसीलिए हमारे को अपने शेष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस क्षेत्र की जनता मुझे जरूर चुनाव जिता के विधानसभा भेजेगी। जय हिंद, धन्यवाद। कि 2-3 जगह थे तो वो शायद पहले उन्होंने आना था तो अर्की का कार्यक्रम बन गया, अभी कुछ देर के बाद वो आने वाले। जय हिंद, धन्यवाद। ये सब प्रचार में आए। देखिए मैं एक महिला को टिकट मिला है, महिलाओं के लिए क्या विशेष करने वाली हैं बताएं। देखिए मैं इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं 3 बार जिला परिषद की मेंबर रही हूँ और 1 बार मैं प्रधान भी रही हूँ। और जब मैं जिला परिषद की मेंबर रही हूँ, जितना भी जिला शिमला का मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खासकर मेरी मीडिया से जो मेरी बहनें हैं, मेरे पुरुष भाई है, मेरे को सबने बहुत सहयोग दिया है जिला परिषद के अंदर भी। और आज मैं आप जो लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस विधानसभा क्षेत्र को जिताने में भी आप लोग मेरा पूर्ण सहयोग करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं आपके माध्यम से ही ये चुनाव जीत नहीं करना चाहती। अगर मैं 3 बार जिला परिषद की मेंबर रही हूँ, मैं हाल ही में प्रदेश की प्रवक्ता हूँ, तो आपको ये इतना कहना ही काफ़ी होगा। जय हिंद, धन्यवाद। आपको एक अंत में मैम, भाजपा का आपको टिकट मिलने, देखिए मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और राष्ट्र में भी, हमारे देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मेरे पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है और जुब्बल नारकोटखाई का भारतीय जनता पार्टी का मंडल भी खड़ा है। जय हिंद, धन्यवाद। मैंने आपको बोला ना, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। हम सब मिलजुल कर एकजुट होकर इस चुनाव को जीतकर और अपने सरकार की झोली में डालेंगे, जिन्होंने महिला को एक इतना बड़ा एज दिया। और ये आधी जीत तो मेरी इसी से हो जाती है कि एक महिला टिकटार्थी को टिकट मिला है। और मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा समस्त जुबल नारकोटखाई की जनता से कि इस बेटी को, एक साधारण घर की एक जो लड़की है और पार्टी लाइन से ऊपर उठ के आप उसको सपोर्ट करें। और खासकर विशेषकर महिला जो मतदाता है, मेरा उनसे विनम्र
अनुरोध रहेगा आपके माध्यम से कि अपनी बहन बेटी की इज्जत, आज तक हम सुनते आए थे, पढ़ते आए थे और करते भी है कि महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पे ये चीज़ उतारी है, इसीलिए हमारे को अपने शेष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस क्षेत्र की जनता मुझे जरूर चुनाव जिता के विधानसभा भेजेगी। जय हिंद, धन्यवाद। कि 2-3 जगह थे तो वो शायद पहले उन्होंने आना था तो अर्की का कार्यक्रम बन गया, अभी कुछ देर के बाद वो आने वाले। जय हिंद, धन्यवाद। अब ये सब प्रचार में आए। देखिए मैं एक महिला को टिकट मिला है, महिलाओं के लिए क्या विशेष करने वाली हैं बताएं। देखिए मैं इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, मैं 3 बार जिला परिषद की मेंबर रही हूँ और 1 बार मैं प्रधान भी रही हूँ। और जब मैं जिला परिषद की मेंबर रही हूँ, जितना भी जिला शिमला का मीडिया है, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खासकर मेरी मीडिया से जो मेरी बहनें हैं, मेरे पुरुष भाई है, मेरे को सबने बहुत सहयोग दिया है जिला परिषद के अंदर भी। और आज मैं आप जो लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि इस विधानसभा क्षेत्र को जिताने में भी आप लोग मेरा पूर्ण सहयोग करेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं आपके माध्यम से ही ये चुनाव जीत नहीं करना चाहती। अगर मैं 3 बार जिला परिषद की मेंबर रही हूँ, मैं हाल ही में प्रदेश की प्रवक्ता हूँ, तो आपको ये इतना कहना ही काफ़ी होगा। जय हिंद, धन्यवाद। आपको एक अंत में मैम, भाजपा का आपको टिकट मिलने, देखिए मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और राष्ट्र में भी, हमारे देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मेरे पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है और जुब्बल और कोटखाई का भारतीय जनता पार्टी का मंडल भी खड़ा है। जय हिंद, धन्यवाद। स्वर्गीय निंदर बराटा जी की ड्यूटी सोलन चुनावों में नहीं लगी होती, ना वो कोरोना होता और ना आज ये उपचुनाव हो रहे होते। वो भी उन्होंने, मैं फिर बोलता हूँ, वो पार्टी के लिए जिए और पार्टी के लिए उन्होंने अपनी जान दी। अब यहाँ के जो चुनाव प्रभारी थे, हमारे सीनियर मंत्री हैं इस क्षेत्र के, अब उनकी क्या मंशा रही, मुझे तो ऐसा लगता था कि वो मेरे साथ हैं, पर कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि वो उन्होंने, मैं कुछ इस पर बोलना नहीं चाहूँगा, वो तो आप सवाल आप उनसे ही पूछिएगा। क्या लगता है क्योंकि उनका हाथ है इसके पीछे जो बदला गया है? अब हाथ तो, अब मैं उसमें इन्वेस्टिगेट तो नहीं कर पाया। देखिए परसों एकदम 1 बजे सुबह मुझे बताया गया कि आपको टिकट नहीं दी गई, आपकी टिकट काट ली है, तो मैं तो अभी तक संभल भी नहीं पाया हूँ इस शौक से। मैं अभी तक जूझ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, पर मुझे नहीं पता, इस बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा। मुद्दे बागवानी, विकास। नरेंद्र बराटा जी को जो अधूरे सपने थे उसको मेरे को पूरा करना है। एक विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट में लेकर लोगों के बीच में आ रहा हूँ और मैं जल्दी उसको साझा करूँगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आप उसके बाद आप मेरे से कभी भी उसके बारे में सवाल करते हैं। कार्यकर्ता है वो कह रहे थे कि केतन जी ने जो है जीरो से ऊपर पहुंचाया पार्टी को, लेकिन अब उनके परिवार को दरकिनार किया जा रहा है, उनके साथ है और सारी की सारी जो भी यहाँ पर कार्यकारिणी है वो इस्तीफा देगी। तो क्या भावनाएं हैं उनकी? देखिए इस्तीफा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा कोई कदम ना लें। मुझे अभी भी पूरा यकीन है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी अपना डिसीजन को रिकंसिडर करेगी और मुझे पूरा यकीन है वो करेंगे और हमारे हक में वो फैसला आएगा। तो उसके बाद ही बहुत चीज़ें होती हैं। अभी आरोप लग रहे हैं कि जो नीलम सिंह थे वहाँ पे, मीडिया था वहाँ पे, सबको पता है वहाँ पे क्या हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, इट वॉज ऑल फैब्रिकेटेड न्यूज़। अगर ऐसा है तो आप प्रूफ दिखाइए ना, आप जाइए ना पुलिस में कंप्लेंट करिए। कुछ नहीं हुआ ऐसा, ये सब कुछ बेसुल की चीज़ें हैं। प्रदर्शन किया है आपने, लोग किस तरीके से आप लोगों के बीच जा रहे हैं, रुझान? मैंने कोई शक्ति प्रदर्शन आज नहीं करा है। आपको मैं बता दूं, मेरे से सिर्फ फ़ोन पे ये पूछा जाता था कि आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो मैंने बोला था कर रहा हूं। और मैंने कुछ लोगों को जो हमारे प्रपोजर्स थे या जो अभी है, इनको 9:30 बजे का टाइम हमने खड़ा पत्थर में दिया। किसी का फ़ोन आता था मैं बोलता था, मेरी तरफ से कोई भी मोबिलाइजेशन नहीं हुई है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आज जो जनता आपके सामने खड़ी है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके सामने खड़े हैं, वो मेरी कॉल पे नहीं आए हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे साथ इंजस्टिस हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इंजस्टिस हुआ है। क्या मैसेज रहेगा सीएम के लिए और हाईकमान के लिए? रिकंसिडर द डिसीजन, लेट चेतन बराटा बी द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। स्वर्गीय निंदर बराटा जी की ड्यूटी सोलन चुनावों में नहीं लगी होती, ना वो कोरोना होता और ना आज ये उपचुनाव हो रहे होते। वो भी उन्होंने, मैं फिर बोलता हूँ, वो पार्टी के लिए जिए और पार्टी के लिए उन्होंने अपनी जान दी। अब यहाँ के जो चुनाव प्रभारी थे, हमारे सीनियर मंत्री हैं इस क्षेत्र के, अब उनकी क्या मंशा रही, मुझे तो ऐसा लगता था कि वो मेरे साथ हैं, पर कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि वो उन्होंने, मैं कुछ इस पर बोलना नहीं चाहूँगा, वो तो आप सवाल आप उनसे ही पूछिएगा। क्या लगता है क्योंकि उनका हाथ है इसके पीछे जो बदला गया है? अब हाथ तो, अब मैं उसमें इन्वेस्टिगेट तो नहीं कर पाया। देखिए परसों एकदम 1 बजे सुबह मुझे बताया गया कि आपको टिकट नहीं दी गई, आपकी टिकट काट ली है, तो मैं तो अभी तक संभल भी नहीं पाया हूँ इस शौक से। मैं अभी तक जूझ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ,
पर मुझे नहीं पता, इस बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा। मुद्दे बागवानी बागवानी बागवानी, विकास विकास विकास। नरेंद्र बरागटा जी को जो अधूरे सपने थे उसको मेरे को पूरा करना है। एक विस्तृत विजन डॉक्यूमेंट मैं लेकर लोगों के बीच में आ रहा हूँ और मैं जल्दी उसको साझा करूँगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आप उसके बाद आप मेरे से कभी भी उसके बारे में संवाद करते हैं। कार्यकर्ता है वो कह रहे थे कि केतन जी ने जो है इसको जीरो से ऊपर पहुंचाया पार्टी को, लेकिन अब उनके परिवार को दरकिनार किया जा रहा है, इसलिए उनके साथ है और सारी की सारी जो भी यहाँ पर कार्यकारिणी है वो इस्तीफा देगी। तो क्या भावनाएं हैं उनकी? देखिए, इस्तीफा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसा कोई कदम ना लें। मुझे अभी भी पूरा यकीन है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी अपना डिसीजन को रिकंसिडर करेगी और मुझे पूरा यकीन है वो करेंगे और हमारे हक में वो फैसला आएगा। तो उसके बाद ही बहुत चीज़ें होती हैं। अभी आरोप लग रहे हैं कि जो नीलम सिंह थे वहाँ पे, मीडिया था वहाँ पे, सबको पता है वहाँ पे क्या हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, इट वॉज ऑल फैब्रिकेटेड न्यूज़। अगर ऐसा है तो आप प्रूफ दिखाइए ना, आप जाइए ना पुलिस में कंप्लेंट करिए। कुछ नहीं हुआ ऐसा, ये सब कुछ बेसूल की चीज़ें हैं। प्रदर्शन किया है आपने, लोग किस तरीके से आप लोगों के बीच जा रहे हैं, रुझान? मैंने कोई शक्ति प्रदर्शन आज नहीं करा है। आपको मैं बता दूं, मेरे से सिर्फ फ़ोन पे ये पूछा जाता था कि आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो मैंने बोला था कर रहा हूं और मैंने कुछ लोगों को जो हमारे प्रपोजर्स थे यहाँ जो अभी है इनको 9:30 बजे का टाइम हमने खड़ा पत्थर में दिया। किसी का फ़ोन आता था मैं बोलता था, मेरी तरफ से कोई भी मोबिलाइजेशन नहीं हुई है। ऑन रिकॉर्ड्स बोल रहा हूँ। आज जो जनता आपके सामने खड़ी है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके सामने खड़े हैं, वो मेरी कॉल पे नहीं आए हैं। वो इसलिए आए हैं क्योंकि मेरे साथ इंजस्टिस हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इंजस्टिस हुआ है। क्या मैसेज रहेगा सीएम के लिए और हाईकमान के लिए? रिकंसिडर द डिसीजन, लेट चेतन बरागटा बी द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। कोटखाई जुब्बल नावर क्षेत्र की अगर आप बात करें, ये हिमाचल प्रदेश का, यहाँ पर 30 से 35% के आसपास सेब का उत्पादन होता है। और आपको याद होगा कांग्रेस कार्यकाल के दौरान लगभग 7 सीए स्टोर एपिडा के माध्यम से स्वीकृत हुए थे। खेदवश उनको जैसे केंद्र में हमारी अच्छी दिनों वाली सरकार आई, यूपीए सरकार ने उसको स्वीकृत करवाया था। आनंद शर्मा जी उस वक्त आपके यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर थे, उनके माध्यम से ये में स्वीकृति मिली थी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से, एपिडा के माध्यम से। जैसे ही एनडीए की सरकार केंद्र में आई तो इन्होंने उसको निरस्त किया। आपके 7 में से 3 सीए स्टोर जो यहाँ स्थापित होने थे, एक खड़ा पत्थर में स्थापित होना था और उसके लिए तो एमओयू भी साइन हो गया था, एक अणु में स्थापित होना था। और तीसरा हमारा बागी जो नावर और उपादेश क्षेत्र का केंद्र बिंदु है, वहाँ पर उसको बनाया जाना था, लेकिन खेदवश उनको निरस्त किया गया। और वर्तमान में जैसे मैंने पहले भी कहा, आपके जो ये सीज़न का अगर प्रारंभ की बात करें, आमतौर पे जो आपका जुलाई अगस्त का हमारा बागवान है उसको कंपैरेटिवली अच्छे प्राइसेस मिला करते थे क्योंकि उस वक्त मार्केट खाली हुआ करती थी। लेकिन खेदवश इस दफ़ा आपकी अगर आप जुलाई अगस्त की बात करेंगे, सितंबर मध्य तक की बात करेंगे, तब तक मैं समझता हूँ किसान बागवान को अपने उत्पाद का मूल्य नहीं मिला। और विशेष रूप से तब नहीं मिला जिस दिन आपके अदानी ने अपने रेट्स को घोषित किया और वर्तमान की केंद्र सरकार भी जिस तरह से कॉरपोरेट जगत को आपकी कृषि में बागवानी में आगे लाना जारी है, ये भी कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार के और कॉरपोरेट जगत की मिली भगत लगती है। खबर आ रही है कि उन्होंने भी नामांकन के लिए आना था, लेकिन जो है वो इस बीच के दौरान रद्द हो गया। जिस तरीके से उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है, चेतन बरागटा दावा कर रहे हैं कि वो यहाँ से चुनाव जीतेंगे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अब जहाँ तक जीतने की बात है, कोटखाई जुब्बल नावर क्षेत्र की जनता नारायण ने एक मन बना दिया है और हर उम्मीदवार इस तरह की बात कहता है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जहाँ तक इनकी बगावत का प्रश्न आपने पूछा, ये उनका आंतरिक मामला है। बाकी तो सही स्थिति 13 तारीख को सामने आएगी जब विड्रॉल होगा। हमारे कार्यकर्ता इस बात में नहीं रहेंगे कि वहाँ पर बगावत हो रही है कि नहीं हो रही है। हमने अपना कार्य करना है क्योंकि हमारा मुकाबला वर्तमान की जयराम सरकार के साथ है, जिनके 3.5-4 वर्षों की जो निर्णय रहे वो जन विरोधी रहे। अगर तुम अपने क्षेत्र की बात करेंगे, ज़िला शिमला की बात करेंगे, मैंने सारे आंकड़े आपके समक्ष पहले भी दिए। सड़क निर्माण में अगर पीएमजीएसवाई की बात करेंगे, जब 2293 करोड़ के आसपास की राशि पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई थी, ऐसे 5 मंडल है आपके लोक निर्माण के डिविजन्स है जहाँ पर एक भी स्कीम आपकी स्वीकृत नहीं हुई। और खेदवश उसमें कोटखाई जुब्बल का भी स्मरण होता है। कोटखाई जुब्बल में इन 3.5 वर्षों के दौरान जहाँ हिमाचल प्रदेश को 2293 करोड़ मिले, जुब्बल कोटखाई की एक भी योजना स्वीकृत नहीं हुई। कोई भी स्वास्थ्य संस्थान नहीं खुला, कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं खुला। जो खुले हुए हमारे स्वास्थ्य संस्थान थे, उदाहरण के तौर पे अगर मैं पीएससी कुठाड़ी की बात करूंगा, उसको कोरोना काल के दौरान
बंद किया गया, संस्थान खोले गए थे। 1-2 आपके पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान उदाहरण के तौर पे हमारा तहसील ऑफिस आपका टिक्कर में तहसीलदार की पोस्ट दी गई थी, आपका अपग्रेड किया गया था सब तहसील को। 2.5 वर्ष तक वहाँ पर तहसीलदार था नहीं। आज वहाँ तहसीलदार चुनाव से पहले भेजा गया, वहाँ भेजा गया तो जुब्बल में तहसीलदार पिछले 6-8 महीनों से नहीं है। बीडीओ की बात करते हैं, अगर हमारा कोटखाई में ब्लॉक ऑफिस खुला है हम उसका स्वागत करते। बेहतर होता कि पंचायत इलेक्शन से पूर्व इसकी अधिसूचना जारी होती ताकि उसकी सुविधा जनता जनार्दन को मिलती। आपके ये आनन फानन में जो घोषणाएं कर रहे हैं, नोटिफिकेशंस कर रहे हैं, वो जनता जनार्दन जानती है कि इनका सारी सोच चुनाव से प्रेरित थी। लेकिन मैं समझता हूं जहां मत देने की बात आएगी, आशीर्वाद देने की बात आएगी, कोटखाई जुब्बल की प्रभु जनता जनार्दन, नावर क्षेत्र की प्रभु जनता जनार्दन आने वाले भविष्य को देखते हुए और उस पार्टी पर आप अपना आशीर्वाद देगी जिस पार्टी ने, मैं समझता हूं, सच्चाई के साथ, निष्ठा के साथ, निस्वार्थ समर्पण की भावना से इस क्षेत्र की सेवा की। ये निर्णय एक पूरे देश के संदर्भ में लिया गया। पूरे देश भर में 30 से ज़्यादा चुनाव हैं, उपचुनाव हैं, और अधिकांश जगह परिवार के सदस्य दावेदारी कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में पार्टी ने एक निर्णय लिया सिद्धांत रूप से कि परिवार के लोगों को टिकट नहीं देने का निर्णय किया। तो उस परिस्थिति में ये निर्णय यहाँ का भी उस तरह से हुआ है। लेकिन मैं पूरा भरोसा रखता हूँ चेतन बरागटा जी हमारे साथ आएंगे, पार्टी के साथी हैं। उनका परिवार का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पार्टी के लिए रहा है, उनके पिताजी का योगदान रहा है। उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे साथ में मिलकर के काम करेंगे। कि भाजपा का वोट बढ़ेगा? देखो, स्वाभाविक रूप से अपना पार्टी का साथी को ज्यादा नुकसान तो होता है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे साथ है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की